इस वीडियो में हम लोग जो MCQ का जो सीरीज चल रहा था उसको पूरा करते हुए हम लोग आज सेट नंबर 2 का 30 क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव मैथ का। और ये आपका जो लेटेस्ट एग्जाम होने वाला है जैक का, ठीक है, उसके लिए ये है। और ये वर्मा बुक से हम करवा रहे हैं। तो पहले MCQ का ही टारगेट है, इसको कंप्लीट करके फिर सब्जेक्टिव में चलेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव को ही कंप्लीट करते हैं। तो इससे पहले एक हो चुका है, ये दूसरा है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 140। तो करना क्या होता है इसमें, तो 140 लिख करके इसको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम नंबर में तोड़ना होता है। तो इसको इजीली हम लोग तोड़ सकते हैं। इस तरह करके आप डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, 140 इक्वल टू में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी में। तो इसको हम लोग वहाँ मेंशन करेंगे, वहाँ पे टिक करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, HCF बोला है। तो किसका किसका HCF बोला है, तो 6 और 20 का। तो देखिए तरीका क्या है, 6 को प्राइम नंबर में लिखेंगे यानी 2 इंटू 3, और 20 को लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो HCF बोला है तो कॉमन फैक्टर लेंगे और सो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन है यानी ये है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज 3√2। तो ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल क्यों है, क्योंकि ये जो है 3 के साथ में √2 ये इरेशनल है। तो वैसा नंबर जो रूट में रहता है जिसका हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √6 हो गया, ये सब इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर √4 का बात करेंगे तो रेशनल होगा क्योंकि 2 निकलेगा। √9 का बात करते हैं तो भी 3 आएगा। ये सब रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे जो √2 लगा हुआ है ये इरेशनल होने के कारण पूरा नंबर जो है इरेशनल होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन का लेवल जो है काफी हार्ड नहीं है, इजी ही है। बोला गया द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन। ठीक है, एक ग्राफ दिया हुआ है और उसमें बोला गया है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। तो हम लोग इससे पहले वाला सेट में भी देखे थे कि एस एक्स जो आपका एक्स एक्सिस है इसको जितना बार ये टच करेगा उतना जीरो होता है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कितना टच कर रहा है, 1 2 3, 3 बार टच कर रहा है। तो जीरो का संख्या भी क्या होगा, 3 होगा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इजी क्वेश्चन ही रहता है ये, और ये क्वेश्चन रहेगा ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। इसमें बोला गया है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इसका जीरो बताना है आपको, यानी रूट निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए x², इसको जब इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर हटा करके रूट लगा देंगे। और जब भी ऐसा होता है तो प्लस माइनस दोनों में इसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यानी प्लस माइनस दोनों में इसका आंसर होगा, यानी आंसर क्या होगा, इस तरह भी होगा और इस
तरह भी होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए क्या बोला है। इफ 2 इज अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, देन वैल्यू ऑफ के विल बी, यानी के का वैल्यू बताना है। और ये जो पॉलिनोमियल देख रहे हैं, यानी के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसका एक जीरो जो है 2 है, यानी इक्वल टू में सिर्फ जीरो ले लेना है। और जहाँ पे x लिखा हुआ है, यानी ये x का ही वैल्यू दिया हुआ है 2, और यहाँ पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो देखिए, और प्लस में k है इक्वल टू 0। यहाँ जब सॉल्व कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस और इधर हो जाएगा आपका 6 प्लस के इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो है आपका ये के और ये वाला के, यानी इधर हो गया 4k और प्लस के, और ये जो 6 है इधर ले जाएंगे तो -6 हो गया, और ये ऐड हो जाएगा तो 5k हो जाएगा, और इक्वल टू में -6 होगा। तो करना क्या है, तो k इक्वल टू -6, और ये नीचे क्रॉस होकर क्या आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा इसका k का वैल्यू -6/5, जो कि पहला ही ऑप्शन आपको है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बोला गया है द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल लाइन, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज। ठीक है, तो एक पेयर है दो लाइन का जो कि पैरेलल है। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये रहा आपका पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इसमें जो है ये दोनों लाइन कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, इस कारण से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर इसका इक्वेशन दिखाना होगा तो इसका इक्वेशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, और नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। तो जब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं ऐसा कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया था द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज। तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। बोला गया है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो कि दो ठो इक्वेशन दिया हुआ है, पूछा गया है विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग तीन तरह का लाइन देखे थे। एक तो ये अभी जो ऊपर देखे पैरेलल वाला, एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन ये वाला, और एक होता है को इंसिडेंट लाइन, यानी लाइन के ऊपर लाइन। ठीक है, तो ये जो है एक जगह पे काट रहा है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। और ये जो है को इंसिडेंट लाइन, ये हर जगह टच करता है एक दूसरे को, इसका मैनी सॉल्यूशन होता है। अब इसका पैरेलल लाइन का तो लिख दिए है इक्वेशन क्या होगा, और ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और इक्वल होगा c1/c2 के। और ये को इंसिडेंट लाइन का क्या होता है, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2, और इक्वल होगा c1/c2। तो इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है, केवल पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन नहीं होता है। इसका हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, को इंसिडेंट लाइन का मैनी सॉल्यूशन होता है इसका, और इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर ओनली वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो यूनिक मतलब ही हो जाएगा वन।
बस इतना याद रखिएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें बोला है यूनिक सॉल्यूशन, यानी ये वाला, इसको हम लोग को देखना है, ये चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। ये लास्ट वाला नहीं लिखा हुआ है, यानी यहाँ तक भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन पूरा क्या होता है, पूरा लिख दिए हम। अगर इतना भी देख करके आप ऐसे देख करके भी टिक कर सकते हैं, अगर ऐसा भी रहेगा तो भी यही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो दो तो इक्वेशन दिया है, आपका लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं और ऐसे सॉल्व करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो वहां पे इक्वल टू में जो दिया हुआ है उसके इक्वल आना चाहिए एलएचएस में। और ऐसे कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं, दोनों को इक्वेशन को मतलब दोनों में से एक हटाना पड़ेगा, एक वेरिएबल को कट करना है, इसलिए क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ पे 2x है। अब क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। यानी क्या करते हैं, ये जो 3 जो देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 2 जो देख रहे हैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3y इक्वल टू 15। और इसी को जब हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं नीचे वाला में, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ भी आएगा आपका 6x और प्लस में 4y इक्वल टू 16। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस वाई, और यहाँ बचेगा -1, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी y इक्वल टू 1 आया। अब ये जो वैल्यू है हम लोग पुट कर देंगे, पहले वाला जो इक्वेशन दिया था दोनों में से किसी में भी एक में पुट कर देंगे, यानी लिख देंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो पहला वाला इक्वेशन इसी को मान के चलते हैं और इसी में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हो क्या गया, देखिए 2x प्लस वाई का वैल्यू 1 रखेंगे और इक्वल टू में 5 है, तो 2x 1 उधर जाएगा, तो 5 माइनस 1 यानी 2x इक्वल टू 4, और x इक्वल टू 4 अपॉन में 2 कट कर दिए, यानी 2 आया। तो क्या देखने को मिल रहा है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ये वाला वैल्यू देखेंगे कि कहाँ पे है, और दोनों पॉजिटिव नंबर ही दिख रहा है, तो यानी सी में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगभग सब सेट में इसी टाइप का दिया हुआ है, 5 सेट है इसमें, और लगभग क्वेश्चन इजी ही दिया हुआ है, एमसीक्यू में गलत नहीं होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस थोड़ा सा करके जाना पड़ेगा आपको। तो 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में जो दिया है उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे पहला ऑप्शन दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है प्लस 1 है इक्वल टू में 2x है और -3 है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर होगा, प्लस में 2 का स्क्वायर ले लेते हैं और माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 2, अब प्लस 1, और इधर हो गया 2x माइनस 3। तो क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा -4x, अब प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस में 4x आया है, और ये जो 4 है 1 है, ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इधर हो गया 2x माइनस 3। अब साइड चेंज करके इधर ही लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये जो देख रहे हैं ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये -3 इधर आके
प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जो है हो जाएगा -6x और इसको ऐड कर देंगे तो प्लस में 8 हो गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, पावर कितना है, 2 है, यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो आंसर आपका पहला वाला ही हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं आएगा यानी पावर 2 वाला सिचुएशन नहीं मिलेगा तो फिर वो इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आएगा वो। बस आपको ऑप्शन को ही सॉल्व करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है डिस्टिंक्ट, इसका मतलब होता है अलग। ठीक है, मतलब जो रूट निकालेंगे दोनों जगह जो वैल्यू आएगा अलग अलग आएगा। तो बस ऐसा कब आता है, तो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ चीज को समझेंगे, जैसे कि फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से पता चलता है। ठीक है, चलिए, तो जब d जो है आपका 0 से बड़ा होगा तभी आपका जो रूट निकालते हैं वहां पे दोनों वैल्यू अलग अलग आता है। ठीक है, और जब d जो है इक्वल होगा 0 के, यानी जो रूट निकालेंगे, जो अल्फा बीटा निकालते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होगा यहाँ पे। और जब d जो है 0 से छोटा होगा, यानी d निकालने पर अगर माइनस आ जाएगा तो फिर वहां पे सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वो आपका रियल रूट उसमें आएगा ही नहीं। तो हम लोग को कंडीशन क्या दिया गया है, बोला गया है आपको बताना है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी अलग अलग रूट आएगा। तो हम लोग को ये वाला इक्वेशन को फॉलो करना है। तो d का फॉर्मूला लगाएंगे, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, और बस ये साइन लगा देंगे यहाँ पे ऐसे करके। तो बस इतना ही देखना है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, तो देख रहे हैं ऑप्शन सी, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार जो है क्वेश्चन नंबर 12 बोला क्या गया है, देख लीजिए। बोला है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि दिया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी आपको इसमें d निकाल के बताना है। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। बस b का वैल्यू पुट कीजिए, तो -4 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू में a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। और इधर जब सॉल्व करते हैं तो 8 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, 24। तो क्या देखने को मिल रहा है, माइनस में 8। ठीक है, तो d का वैल्यू क्या आया, -8, यानी आंसर इसका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर बताना है इसका रूट का, तो इसमें भी डी निकालेंगे हम लोग। इक्वेशन दे दिया है, यानी 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो डी निकालेंगे, तो डी इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। चलिए, तो b का वैल्यू इस बार है -5, तो -5 का स्क्वायर कर दिए, और -4 इंटू में a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा
प्लस में 25 और इधर कितना आ रहा है तो 24, तो डी का वैल्यू 1 और डी जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है डी बड़ा है 0 से, तो जब 0 से बड़ा होगा डी तो क्या होता है, तो रूट जो होता है रियल होता है और रियल तो होगा ही और अनइक्वल होगा, बस ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला गया है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो यहाँ पे बोल दिया है रूट कैसा है, इक्वल है। देखिए दिया क्या क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ क्या मेंशन किया है कि बोला है इक्वल रूट है, रूट कैसा है तो इक्वल है, तो इक्वल कब होता है जब d इक्वल टू 0 होगा तब, और k का वैल्यू बताना है, बस d का फार्मूला लगाएंगे हम लोग, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि रूट कैसा है इक्वल है, तो इस तरह से इक्वल टू में 0 लेके चलेंगे। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है k है, तो k का स्क्वायर कर दिए माइनस 4 और a का वैल्यू क्या है तो 2 है और c का वैल्यू 3 है इक्वल टू 0, तो k² माइनस में ये इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 8 और 8 से जा 24 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, साइड चेंज कर देते हैं 24 का, तो प्लस हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटा करके रूट लगा देते हैं, तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 6, ऐसा इसलिए लिखे हैं ताकि 4 का रूट हम लोग निकाल सकते हैं, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 और ये रह जाएगा 6, और हम बताए थे जब भी ऐसा लिखेंगे तो प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा जो कि है प्लस माइनस 2√6। इसको इस तरह भी लिख सकता है, ऐसे भी दे सकता है आपको, ठीक है, बस ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखिए क्या बोला गया, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, आपको कॉमन डिफरेंस बताना है एपी का, यानी दिया हुआ है 3,1 -1 -3 डॉट 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 दिया हुआ है, डी निकालना है, तो डी इक्वल टू A2 माइनस में A1, तो हम लोग के पास A2 क्या है 1 है और माइनस में 3 करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा, फिर निकालते हैं तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना है -1 है और A2 कितना है तो 1 है, तो यहाँ भी -1 लिखेंगे यानी -2, तो आंसर हो गया, आगे निकालना ही नहीं है -2। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए ये भी एपी का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है 30th टर्म आपको बताना है कि क्या होगा, यानी 10 7 4 इस तरह करके चलेगा, तो 30 नंबर पे क्या आएगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये रहा ए का वैल्यू, हम लोग डी निकाल लेते हैं, डी इक्वल टू 7 माइनस 10 इक्वल टू -3, और ये हो गया आपका एन का वैल्यू, आपको निकालना क्या है तो A30, ये क्या होगा यही निकालना है, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगाते हैं, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे हो गया 30, ए का वैल्यू कितना था तो ए का वैल्यू देख रहे हैं तो 10 है, तो यहाँ पे 10 रख देंगे प्लस, और n का वैल्यू 30 -1 और d का वैल्यू कितना लिए थे -3। चलिए
तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 इंटू में -3, तो 10 हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, 27 कैरी 2, 6 और 2 8, सब्ट्रैक्ट कर देते तो माइनस में कितना आ जाएगा 77, तो भी नेगेटिव नंबर जो कि सी में है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इस बार हम लोग का है 17, ठीक है। इसमें देखिए बोला गया है 17 जो है, बोला ऑल स्क्वायर्स आर, जितना भी स्क्वायर है वो क्या होता है, ठीक है, तो सिमिलर होता है, यानी देखिए देखने में सेम होगा। जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो देखने में सेम रहेगा ये, तो इसको सिमिलर बोलेंगे। दोनों स्क्वायर है, ठीक है, यानी होगा क्या, जैसे कि अगर ये वाला साइड इसका मान के चलिए अगर 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका साइड होगा वो इसका मल्टीपल ही होगा, एक तरह से दोनों का रेशियो बोल सकते हैं सेम होता है, ठीक है, तो मल्टीपल मान के चलिए यहाँ पे 8 है, तो देखने में सेम रहेगा, उसी को सिमिलर बोलते हैं। जितना स्क्वायर है वो भी होगा, उसके बाद जितना भी सर्कल है वो भी सिमिलर होता है, ठीक है, तो और जितना भी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो भी सिमिलर होता है। तो एक होता है कॉन्ग्रुएंट, उसमें क्या होता है कि साइड इक्वल तो होगा ही, प्लस एंगल भी इक्वल होना चाहिए, तब वो मतलब जोरेक्स कॉपी जिसको बोलते हैं ना, हूबहू सेम साइज, देखने में भी सेम, हर एंगल से सेम होना चाहिए वो, तब वो कॉन्ग्रुएंट होता है। नहीं तो देखने में सिर्फ सेम है तो वो सिमिलर होता है। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये सिमिलर है दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देखिए एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, और एक साइड जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और एक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन एक का वैल्यू दिया है दूसरा को नहीं दिया है। यानी इसको जब भी आएगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, क्या कीजिए, पहले ए डी लिखिए, पहला पार्ट का इसका हो गया एक लाइन का, फिर दूसरा हो गया डी बी, ये इक्वल होता है ए ई अपॉन ई सी, बस वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे है 1.5, और यहाँ है 3, और यहाँ 1 है, और ये तो निकालना है आपको ई सी, क्रॉस करवा देते हैं तो ई सी चला जाएगा 1.5 के प्लेस पे, और 3 चला जाएगा 1 के प्लेस में, और 1.5 जो है आ जाएगा ई सी के प्लेस में। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे, यानी 30 अपॉन में 15, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखिए क्या है, बोला गया है व्हाट विल बी सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, तो यहाँ देखिए दोनों देखने में सेम है, ठीक है, लेकिन सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से है वो बताना है, ठीक है, तो देखिए ये वाला एंगल 60 है, और इसका भी ये एंगल 60 है, ये 80 है, तो ये भी 80 है, ठीक है, और ये जो है 40 है, तो ये भी 40 है, तो एंगल एंगल एंगल, यही क्राइटेरिया है इसका, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बी, यानी एंगल एंगल एंगल। चलिए, साइड के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है ना, तो इसको कन्वर्ट नहीं बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे, क्योंकि एंगल सेम है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 में क्या लिखा हुआ है।
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस बताना है। यानी ये लाइन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ए का कोऑर्डिनेट है 2,3 और ये बी का है 4,1 है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे हम लोग, यानी ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करेंगे तो x2 क्या है 4 है, x1 क्या है 2 है, उसी तरह y2 क्या है 1 है और y1 3 है। तो क्या होगा, यहाँ पे जब माइनस किए तो 2 आया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ रहा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे प्लस में 4, क्योंकि माइनस है स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। दोनों मिला के 8 हो गया, ठीक है। तो और रूट में है तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 4 का क्या निकल जाएगा 2 और रूट 2 रह जाएगा। इसको प्लस माइनस दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो साइन से मतलब नहीं है, ठीक है। ये डिस्टेंस बता रहे हैं इसीलिए माइनस में नहीं दिखाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 2√2 यूनिट्स। बस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21। इसमें देखिए क्या बोला गया है, द coordinates of the middle point of the line segment joining the point 1, 2 and 3, 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बोला गया मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ बी है और दोनों का बीच में एक मिड पॉइंट है, मान के चलिए पी है, ठीक है। तो ये वाला आपको बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सबसे आसान है ये। तो करना क्या है, यहाँ जैसे कि x1 है और y1 है और यहाँ पे x2 है और यहाँ पे y2 है, ठीक है। तो मिड पॉइंट का बात जब भी करेगा तो क्या करना है, निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ठीक है। 2 कहाँ से आता है, क्योंकि दोनों सेम रेशियो में डिवाइड है, इसलिए 1 + 1 जो m प्लस n लिखते थे, यानी 1 + 1 = 2 हो जाएगा, नीचे 2 लिख देंगे। इसी तरह जब y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो x1 क्या है, तो हम लोग का x1 जो है 1 है और x2 है 3 अपॉन में 2, यानी 4/2 कट करेंगे तो आएगा 2। और यहाँ पे y1 क्या है, तो 2 है और y2 क्या है 4 है, ऐड करेंगे तो आएगा 6, कट कर देते हैं तो आ गया 3। यानी क्या मिला हम लोग को 2,3, बीच का जो है कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का वो निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22। इसमें देखिए बोला गया है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल में कितना टेंजेंट हो सकता है। तो देखिए समझिए टेंजेंट होता है क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो इसको टच करके पास होता है, गुजरता है। तो ऐसे भी खींच सकते हैं, फिर ऐसे भी खींच सकते हैं, फिर इसको टच करवाना है, ठीक है। तो इस तरह करके बहुत सारा खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला गया है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल पहले ड्रॉ करते हैं, और एक पॉइंट है पी,
ठीक है, बोला है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P of a circle of radius 5 centimeter meets line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 centimeter। तो आपको लेंथ बताना है PQ का। चलिए, एक रेडियस हो गया यहाँ पे जो कि है कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सेंटर O हो गया। और क्या काम करने के लिए बोला है, तो बाहर से एक पॉइंट लेते हैं P। ठीक है, चलिए इसको बाहर तक बढ़ा लेते हैं, मान के चलिए यहाँ से, और यहाँ लिख दिए P। और यहाँ से एक टेंजेंट खींचेंगे हम लोग, है ना, यहाँ से इसको खींच दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे मान के चलिए टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं Q। हो गया। अब क्या करना है, बोला गया है लाइन थ्रू द सेंटर एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो OQ का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर एट अ पॉइंट Q, यानी यहाँ पे जो है, चलिए देख लेते हैं ये कितना है। यहाँ पर जो है आपका, इसको Q कर देते हैं और इसको P कर देते हैं। हालांकि आंसर दोनों में आएगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया है आपका है P और यहाँ है Q। ठीक है, और PQ का लेंथ दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से रेडियस 5 था। चलिए यहाँ से रेडियस को मिलाते हैं टेंजेंट पे, तो ये 90 डिग्री फॉर्म करता है। अब इसके सामने वाला जो है हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी 5। यहाँ पे क्या क्या है हम लोग के पास में, देखिए हम लोग के पास में P है 5। ठीक है, और ये जो है बेस यानी B है 12, और हम लोग को निकालना क्या है, तो हाइट निकालना है। ठीक है, हाइट को निकालना है। इसमें थोड़ा सा एरर हो गया है, इसको देखते हैं कि कैसे होगा। इसको फिर से थोड़ा सा बैक लेंगे। तो एरर क्या है देखिए, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, इसलिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि OQ12 है, यानी ये जो देख रहे हैं वो यहाँ पे है और Q यहाँ पे, ये 12 है। हमको ये निकालना है, यानी H दिया हुआ है। ठीक है, और B निकालना पड़ेगा हमको, यानी P इक्वल टू 5 हो गया और H इक्वल टू 12 हो गया, और B निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो B इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H का वैल्यू हो गया 12 माइनस P का वैल्यू 5, तो यहाँ हो गया 144 माइनस 25। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और इधर हो जाएगा 11। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। थोड़ा सा वहाँ पे समझ करके कि कौन सा क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही पुट कीजिएगा वैल्यू, उसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसीलिए आराम से कीजिएगा क्वेश्चन को, और एक बार रीचेक जरूर कीजिएगा जहाँ पे डाउट लगेगा।
नहीं तो मार्क्स कटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है इफ 10a इक्वल टू 4/3 देन द वैल्यू ऑफ साइन ए। आपको निकालना क्या है, साइन ए क्या होगा। तो इसका होता क्या है, तो होता है आपका p/में b, यानी 4/3। p का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 3। इसमें क्या जरूरत पड़ेगा आपको, p/h। तो h चाहिए, h निकाल लेते हैं। h इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया आपका 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। तो कितना आ गया, 5 आ गया। बस पुट कर देना है। तो p का वैल्यू क्या हो गया, 4 और h का वैल्यू 5। तो 4/5 जो कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखिए इसमें भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व कर देना है। इसको लिखा हुआ 2 साइन ए इक्वल टू रूट अंडर 3। आपसे इस बार ए का वैल्यू पूछा है, तो करेंगे क्या, साइन ए और ये 2 क्रॉस होकर के इसके 3 के नीचे आ जाएगा, √3 के नीचे आ गया। अब ये साइन कितने डिग्री का वैल्यू है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है। तो साइन से साइन कैंसिल कर देंगे तो ए इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। 25 का 60 डिग्री जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। यानी ये जो है आपका 15 मीटर है और ये 60 डिग्री है। आपसे पूछा गया टावर का हाइट, यानी ये बताना है आपको। तो रिलेशन क्या लेंगे, यहाँ देखिए ये बी है और ये पी है। तो p/b किसका होता है, तो 10 का होता है। कितना डिग्री लेना है, 60 डिग्री लेना है। चलिए p का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू 15 हो गया और 10 60 का वैल्यू √3। p इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 15 √3। ये हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या बोला है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल p डिग्री ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r इज। तो देखिए एक सर्कल बनाते हैं और एरिया ऑफ सेक्टर का बात कर रहा है, यानी यहाँ पे हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, रेडियस। दो रेडियस का बीच का गैप जो है ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये p डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 और इसका एरिया, पूरा सर्कल का एरिया जो कि होता है πr²। ठीक है। तो थीटा की जगह पे p है और यहाँ 360 है और यहाँ पाई है, यहाँ पे r² है। तो ऐसा ऑप्शन में आपको कहीं नहीं दिख रहा है। तो किया क्या है, देखिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया है और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसको लिखा कैसे है, तो ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है जो कि ऑप्शन डी है। बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 28। इसमें देखिए क्या दिया है, बोला है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूबॉइड आर। एक क्यूबॉइड है और उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो डायगनल, इसका डायगनल क्या होता है, यानी डी इक्वल टू होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर। चलिए, तो एल का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और एच का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144। सबको ऐड कीजिए तो 4 और 6 10 10 और 9 19 कैरी 1 5 6 और 1 रूट अंडर, तो 13 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया है, 2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 29 बोला गया द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर विल बी। तो देखिए, फर्स्ट लिख दिया है और कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब पहला जो होगा, और फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बोला है, तो 1 2 3 और मीन बोला है यानी बीच वाला। तो करना क्या होता है, ऐसे तो बीच में ये आ रहा है, मीन इक्वल टू क्या होता है, सम निकालना पड़ता है, यानी 1 + 2 + 3 और जितना नंबर है उससे डिवाइड करना होता है। तो ऐड करेंगे तो 6 और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। बोला गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इन टॉसिंग 2 कॉइन्स। ठीक है, तो 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो एक कॉइन ये रहा, दूसरा कॉइन ये रहा, ठीक है। तो पहला कंडीशन में दोनों टेल आ सकता है क्योंकि हेड नहीं चाहिए हमको, ठीक है। और फिर हेड और टेल आ सकता है, टेल और हेड आ सकता है, हेड और हेड आ सकता है, ठीक है। तो हेड वाला तो लेना ही नहीं है, टोटल 4 कंडीशन हो गया, इसलिए नीचे 4, और हेड वाला नहीं चाहिए, टेल चाहिए, तो बस 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। मीन इसमें देखिए, जब भी या फिर दिया रहेगा एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाता है, तो वहां पे क्या करेंगे 2 का पावर 3 लेंगे। अगर बोलेगा 4 टाइम तो 2 का पावर 4 लेंगे, बोलेगा 5 टाइम तो 5 लेंगे 2 का पावर, या फिर 5 कॉइन को उछाला जाएगा तो भी इसी तरह चलेगा, नीचे का ये कंडीशन चलेगा, नीचे।